नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में आज चर्चा विपक्ष के मोर्चे पर। जी हां, 2024 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। विपक्षी दलों को एकजुट करने और केंद्र सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में रणनीति बन रही है। क्या होगी विपक्ष की रणनीति, ये कितनी कारगर साबित होगी, इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन, हेमंत सोरेन समेत कई और बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ 15 दलों की इस बैठक में आप और बसपा को न्योता नहीं दिया गया है। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा हुआ था। दिल्ली दौरे के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर ममता बनर्जी ने केंद्र को बताया था कि विपक्ष इतना कमजोर नहीं है जितना सरकार समझ रही है। ममता सोनिया की मुलाकात ने यह साफ कर दिया था कि विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने की योजना बना रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विपक्षी एकता को और मजबूत करना है। साथ ही हाल ही में मानसून सत्र के दौरान सदन में पेगासस कांड, किसान आंदोलन, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर जिस तरह विपक्ष ने सरकार को घेरा, उससे भी मोदी और भाजपा विरोधी दल एक दूसरे के पास आए। विपक्षी हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों में इसको लेकर एक बेहतर समन्वय भी स्थापित हुआ। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष का नया कलेवर देखने को मिला। इसके अलावा दोनों सदनों में विपक्ष को एकजुट करने में राहुल गांधी की उपस्थिति भी अहम रही। हालांकि बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बैठक में विपक्षी दलों के मुद्दों पर चर्चा करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों का यह कहना है कि अफगानिस्तान के हालात और पूर्वोत्तर के कुछ हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में विपक्षी दल सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल भी कर सकते हैं। बैठक में आर्थिक मंदी, महामारी, कोविड-19 के लिए व्यवस्था, पेगासस प्रकरण और किसानों के प्रदर्शन के मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। मानसून सत्र की अगर बात की जाए तो मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था और मीटिंग की थी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी 9 अगस्त को डिनर पार्टी आयोजित की थी। कितना मजबूत है आखिर ये विपक्ष का मोर्चा, इसी पर हम करेंगे बात। कितना मजबूत ये विपक्ष की एकजुटता निकलकर सामने आएगी, इस पर ही आज बात है। लेकिन आपको बता दें कि मायावती और अरविंद केजरीवाल को इसका न्योता नहीं मिला है। 15 दलों की ये बैठक है, 15 विपक्षी दल इसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन मायावती और अरविंद केजरीवाल को इसका न्योता नहीं दिया गया है। यानी कि बसपा और आम आदमी पार्टी को इसका न्योता नहीं दिया गया है। इसी पर करेंगे हम बात कि आखिर कितना मजबूत विपक्ष का मोर्चा होगा। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आकाश रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्विनी हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर मुकेश जायसवाल प्रदेश संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। अश्विनी जी, आज शुरुआत आपसे करते हुए, कितना मजबूत होगा विपक्ष का ये मोर्चा, क्या मान रहे हैं आप? अश्विनी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अश्विनी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आकाश रॉय, आपको क्या लग रहा है, कितना विपक्ष कितना मजबूत हो सकता है इस बैठक के बाद? लगातार बैठकें हो रही हैं, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच पार्टी, कभी डिनर पार्टी, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष के बारे में अब मैं क्या ही कहूँ। 2014 से जब से आप नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में प्रधानमंत्री बन के आए हैं, तब से विपक्ष लगातार जो है अलग अलग तरीके से बैठकें और अलग अलग तरीके से लोगों का गैदरिंग करना, और जो पहले एक होता था कि तीसरा मोर्चा, मतलब कि ममता बनर्जी जी हो गई, मायावती जी हो गई, मुलायम सिंह यादव हो गए, या और भी बहुत सारे नाम ऐसे थे जो कहते थे कि कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। लेकिन आज इनकी ये स्थिति हो गई है कि ये जानते हैं कि अगर हम सारे लोग नहीं मिलेंगे तो हम भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे इन लोगों को जो विचारधारा होती है दल के नाते, संगठन के नाते, उन विचारधाराओं को दो विपरीत विचारधारा के लोग मिलके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रयत्न करते हैं। कई प्रदेशों में किया। उत्तर प्रदेश में आपने देखा अखिलेश यादव जी 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, दोनों में इन्होंने गठबंधन किया, देश की बड़ी पार्टियों से गठबंधन किया। लेकिन हश्र क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खास करके जिस प्रकार से जनता का स्नेह मिला है 2014 से लगातार,
2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 17 का विधानसभा का हो या फिर 19 का लोकसभा का हो, सपा बसपा जो लगभग 15 सालों तक उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज किए, वो दोनों पार्टियां मिलकर हमसे 2019 के चुनाव में लड़ी। उसके बावजूद उनको कुछ हासिल नहीं हुआ और वो जहां थे वहीं के वहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा सांसद दिए, लोकसभा में भेजा उत्तर प्रदेश से। तो विपक्ष अपनी तरीके से सरकार को बदनाम करने का, सरकार के अच्छे कामों पे पलीता लगाने का, इनका शुरू से जब से मोदी जी बने 2014 से लगातार इनका केंद्र रहा है काम करने का, लेकिन इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बाकी लोकतंत्र है, बैठकों का दौर चलता है, हमारी पार्टी बैठ के करती है, जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम भी लोगों को बैठकों में बुलाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष को बहुत कमजोर मान रही है। इतना कमजोर विपक्ष नहीं है अगर सारी पार्टियां एक साथ आ जाए तो। नहीं तो मजबूत भी तो नहीं है। अगर ये लोग मजबूत होते, अभी आप ही ने बताया, आपके शुरुआती वक्तव्य में आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी मोर्चे में या जो भी इनकी बैठकें हो रही इसमें शामिल नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब विपक्ष तो पहले से ही कमजोर है, उनमें एकता ही नहीं है। और जहाँ एकता नहीं होगी फिर वहां पे क्या हो सकता है? तो ये तो खुद पता चल रहा है कि विपक्ष कितना मजबूत है और विपक्ष क्या है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। उसके बावजूद हमारे जो एनडीए के साथी थे, हम लोगों का जो कुनबा 350 तक पहुंचता है, उन सबको लेके हमने सरकार चलाई है और लगातार चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमने वो काम किए हैं जो कोई सोच नहीं सकता था, जो जिसको लोग चिमटे में छूना नहीं पसंद करते थे, वो काम हमने किया तो पिछले 6-7 सालों में जो है भारत की जनता के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर जायसवाल, आपकी जरूरत नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस ने विपक्षी जो ये बैठक है विपक्षी दलों की, सभी दल, लेकिन बसपा और आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं भेजा, क्यों? ना ये सामने वाले के ऊपर होता है, लेकिन विपक्ष और भाई विपक्ष की क्या बात कर रहे हैं हम? आप विपक्ष कैसे तय करेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी में कई दल हैं, कांग्रेस अपनी एक भूमिका तय कर रही है कई दलों के साथ मिलके। भाई आम आदमी पार्टी कभी विचारधारा में समझौता नहीं करेगी, ये तय था। जिस दिन हमने सरकार बनाई थी, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, तो हम बोले हमें करेंगे समझौता। तो बुलाए ना बुलाए उनके ऊपर है ये, लेकिन ये तय है कि आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, अकेले दल पे अपने बल पर लड़ेगी। अभी भी अन्य राज्यों में चुनाव लड़ा उन्होंने, पंजाब में लड़ा तो किसी से गठबंधन नहीं किया, गोवा में चुनाव लड़ा किसी से गठबंधन नहीं किया, मध्य प्रदेश में लड़ा कभी नहीं किया। तो ये किसी के बुलाने ना बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। ये तो उनको तय करना है कि भाई क्या करना है। एक जो लीडरशिप है, अरविंद जी की लीडरशिप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पहले से लीडरशिप एक्सेप्ट करने की बात आ रही है। ए और बी पार्टी बोलने वाले, कभी कांग्रेस बोलती थी भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कांग्रेस की भी पार्टी है। आज सामने सबको दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी अपना खुद का अस्तित्व है, किसी के बुलाने से कोई अस्तित्व नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाई है, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से अपने बल पे चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। ठीक है, आकाश जी क्या कहिएगा आप? उनका कहना है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन विचारधारा, अगर कांग्रेस के साथी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम जवाब ले लेंगे, लेकिन तब तक मिस्टर आकाश वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से विपक्षी दलों का ये जो बैठकें हो रही हैं, विचारधारा की तो बात अलग है, क्योंकि विचारधारा राज्यों में लड़ेंगे लेकिन केंद्र में एक साथ रहेंगे, ये रणनीति है मोदी के खिलाफ। नहीं, ये कह रहे हैं गठबंधन नहीं करेंगे। और 3 बार इन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जो पहली सरकार थी वो तो कांग्रेस के समर्थन से आपने सरकार बनाई थी। तो गठबंधन तो कहीं ना कहीं आपने पहले अपनी शुरुआती की पार्टी ने दिया। और सुनिए, और 54 दिन में इस्तीफा दे दिया था आम आदमी पार्टी ने। नहीं 54 दिन या 49 दिन जो नहीं ठीक है, 54 दिन 56 दिन या 49 दिन जो भी केजरीवाल जी का पहला टर्म रहा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने कहा गठबंधन नहीं करेंगे, तो मैं इसलिए इस बात को नहीं मानता कि मैंने जितना राजनीति को समझा है, देखा है कि गठबंधन हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए, और जब चुनाव होता है और जब लगता है कि हाँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे प्रदेशों में हमारे सहयोगी दल हैं, जैसे आप बिहार में उठा के देखिए, हमारा जो एनडीए का कुनबा है, चाहे वो जेडीयू या बीजेपी हो, पिछले 2 दशकों से लगातार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम शिवसेना के साथ लड़ते थे, हम अकाली दल के साथ लड़ते थे, हालांकि अब वहाँ पे वो अलग हो गए। तो ये राजनीति में चलता रहता है कि कब कौन किससे गठबंधन करेगा।
जब मैंने कहा ना कि जो विपरीत विचारधारा के लोग थे, जो समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के मतलब हमेशा से जब से वो गेस्ट हाउस कांड हुआ 1995 का, तब से एक दूसरे के एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो दुश्मनी उनमें जो थी, उसके बावजूद भी आप देखिए कि उन्होंने गठबंधन किया। ये अलग बात है कि उसका हाथ रखा हुआ जनता ने उस गठबंधन को नकार दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये दोनों विपरीत विचारधारा के लोग अगर सत्ता के लिए मिल सकते हैं तो इनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, जनता ने किया और जनता ने सही चुना उत्तर प्रदेश में। तो जनता सबसे समझदार है और जनता भारतीय जनता पार्टी को आप कहीं से भी उठा के देखिए, प्रदेश दर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार नहीं बना पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दहाई के आंकड़े में नहीं थे, वहाँ हमने 76 विधायक बनाए। हमारे 3 विधायक से 76 विधायक बन गए। उसके बावजूद आपको लगता है कि हमारी जमीन खिसक गई, तो फिर आप कौन सी अर्थमेटिक्स और कौन सी गणित आप लोग समझते हैं या देखते हैं, वो अलग विषय चर्चा का हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के भी चुनाव में हमने लेफ्ट को मतलब साफ कर दिया, और कहीं ना कहीं लेफ्ट को ये पता था तो लेफ्ट ने अपना वोट जो था, अपना जो वोट था उनको ट्रांसफर कराया, अपना वोट जो है ममता बनर्जी पे ट्रांसफर कराया। उसके बावजूद हम मुख्य विपक्षी दल बने और 76 हमारे विधायक जीत के आए। हमने ममता बनर्जी जो आज की मुख्यमंत्री थी उनको चुनाव हराया जो है। ठीक है अश्विनी हांडा हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। ठीक है सर, एक बार जवाब ले लेते हैं अश्विनी। देश की जनता का मूड मीडिया अपना आकलन कर सकता है, लेकिन जो देश की जनता का मूड है वो साफ है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास दिखाया है देश की जनता ने 2014 से, वो विश्वास और फिर होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ लिया आपने, केंद्र सरकार केंद्र में मंत्री बना दिया। अरे भाई सिंधिया जी को अगर आप नहीं संभाल पाए, कांग्रेस के लोग नहीं संभाल पाएंगे और सिंधिया जी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस देश के लिए मध्य प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो क्यों न लोग जुड़े। सरकार के लिए आपने किसको तोड़ा मध्य प्रदेश में? कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तोड़ लिया, उनके विधायकों को तोड़ लिया, सरकार बना लिया। जनता आपको अरे आप ये बताइए कि किसी को तोड़ा तभी जाता है जब वो टूटेगा, और वो क्यों टूटेगा? सिंधिया जी तो पूछते रही जो है कांग्रेस में, लेकिन जब सिंधिया जी जैसे व्यक्ति को अगर उनका सम्मान, उनका जो उनकी ठीक है सर, आज का मुद्दा हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है सर, बहस नहीं है सर, मुद्दे पर रहते हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अश्विनी, कितना मजबूत विपक्ष का ये मोर्चा आपको नजर आ रहा है? क्या लग रहा है कि अब घेराबंदी, ये जो लामबंदी हो रही है विपक्षी दलों की, घेराबंदी अब हो जाएगी मोदी की? देखिए, अगली सरकार 2024 में कांग्रेस की बनने वाली है, इसी की पीड़ा इनको सता रही है। क्योंकि जिस तरीके से एकजुट हो गया है विपक्ष, इनको ये डर सताने लगा है कि अगली चुनाव किस तरह से लड़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे विफल साबित हुई है 2019 के चलते, और आज 2022 है और इन्होंने वादा किया था देश की जनता के साथ कि सभी गरीब जनता को जो है वो घर देंगे। कितने घर दिए इन्होंने, ये बताइए देश के सामने। क्या भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ से मुद्दा बताएगी कि 2019 का जो चुनाव 2022 के या 24 के चुनाव है उसमें वो किस मुद्दे पे जाएंगे? विकास पे लड़ेंगे या धर्म पे न लड़ेंगे या जाति पे लड़ेंगे? ये सबसे बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में तो कुछ और बोलती है, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो विकास का राग लाती है, लेकिन चुनाव विकास पे नहीं जात में लड़ती है। ये बड़े देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस का नेतृत्व तो सबको पसंद है सर, अगर सारे विपक्षी दलों की बात करें, सबको मंजूर है कांग्रेस का नेतृत्व? देखिए ना, आपके सामने ही है, आज पूरा विपक्ष इकट्ठा है और राहुल जी ने जिस तरीके से नेतृत्व किया है सभी का, वो तो आज दर्शाता है कि विपक्ष एकजुट है और आने वाले चुनावों में और दल मिलने वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से 2014 से आज तक 59 पार्टीज ने उनका लड़ छोड़ दिया, अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ चुनी हुई क्षेत्रीय पार्टियां ही बची हैं। आप अकाली दल लगा लो, आप कोई बड़ी पार्टी लगा लो, सबने शिवसेना लगा लो, सबने इनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के मोह में किसी को भी किसी की भी उसको क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि देने को तैयार हो जाती है। आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ। हमने यूपीए के अंदर कितनी पार्टी थी और आप बताइए कि यूपीए के बाद वो पार्टियां चेंज हो गई। हमारा एक ही मिशन होता है कि वन मिनिमम प्रोग्राम, उसके तहत ही हम लोग चलते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही सर, लक्ष्य आम है, आदमी पार्टी की सत्ता, जरूरत नहीं सत्ता और है सत्ता। अश्विनी, आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, आम आदमी की पार्टी की जरूरत है, किसने बोला नहीं है? हमें तो न्योता हर क्यों नहीं सत्य- दिया? नहीं, न्योता हमने दिया है, लेकिन भारतीय जनता कांग्रेस की तरफ से न्योता था। ये निर्णय उनको करना है कि जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद देश के अंदर फैलाया है, हाँ। उसके सामने खड़ा होना है। तो एक साथ जुट के तभी हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनावों में हरा सकते हैं और 2022 में हरा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा देश के सामने नहीं है जिसको लेकर वो चुनाव लड़ सके। लेकिन विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे नहीं, जात के मुद्दे पे जो है वो इलेक्शन लड़ा करती है। डॉक्टर जायसवाल, देखिए, उन्होंने कहा न्योता दिया है, दिया नहीं दिया, जाना नहीं जाना, ये तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे अरविंद जी, उनको तय करना है। लेकिन देखिए, चुनाव की जो मैंने पहले भी कहा, विचारधारा और मूलभूत सुविधाएं, भाई शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, मूलभूत बिजली पानी की बात करिए और चुनाव लड़िए। धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जिन्होंने अभी तक धर्म आधारित चुनाव लड़ा, उनके साथ कभी हम लोग जा ही नहीं सकते, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी, अब मैंने पहले भी कहा कि अपने विचारधारा से समझौता कभी नहीं करेगी। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इसी सब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सरकार भाई सभी ने जनगणना की है, लेकिन क्या लोगों के कोरोना काल में जो लोग मर गए उनके ऊपर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है? इस पे चुनाव जीतेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी? आकाश, बिजली सड़क पानी की बात करिए ना आप देखिए मध्य प्रदेश की सड़कों के क्या हाल है। इनके मुख्यमंत्री जाके वाशिंगटन से तय करते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें, इस पे बात कोई नहीं करेगा। इस पे बात करिए ना कि शिक्षा की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कितने लोग मर गए। आज बताइए मध्य प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गए, कोई इस पे बात नहीं करेगा। आकाश से बात विपक्ष को कीजिए। एकजुट होना अपनी जगह है, वो अपनी जगह तय करेगा। ठीक है भाई, राजनीतिक दल आते जाते हैं, लोग एक साथ समूह, लेकिन चलो इस पर शिक्षा मूलभूत सुविधाओं पे बात करिए ना। जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे, पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं। ये किसके लिए? कोरोना काल में शहीद हो गए, जिनके बेटे चले गए, बाप चले गया, बाप चले गया, उस पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए रैलियों में देखिए इनके कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आकाश, जवाब दीजिए। नहीं, हाँ, सुन लीजिए, आपका सुन लिया मैंने, जो है आपने जो बताया। देखिए, जो ये बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए यात्रा निकाल लीजिए, शायद इनको जानकारी नहीं है, और जानकारी होगी कैसे? उत्तर प्रदेश में तो इन लोगों का कोई संगठन का कोई वजूद नहीं है। एक दिल्ली में इनकी सरकार है, तो इनको लगता है कि दिल्ली पूरा भारत है। यहाँ पे हमने एक पूरा कार्यक्रम चलाया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि हमारे संगठन के जो नेता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं या जो भी पदाधिकारी लोग हैं, वो ऐसी जिनकी भी दुखद मौतें हुई है उनके घर जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, और जहाँ पे भी जिस प्रकार की मदद की जरूरत होगी उनकी पूरी मदद की जाएगी। और ये प्रक्रिया सतत अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है। और जन आशीर्वाद यात्रा की बात की आपने, तो जन आशीर्वाद यात्रा या कोई भी यात्रा हो, राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन लोगों के बीच में रहती है और उसके सर, विपक्ष के मंथन पर सवाल उठ रहे हैं सर। नहीं, आप तीनों से निवेदन है, विपक्ष के मंथन पर ये डिबेट है सर, विषयांतर ना करें, क्योंकि कोरोना की बात चली थी, इसलिए एक छोटा सा जवाब आकाश जी आपकी तरफ से ले लिया गया। लेकिन अब अश्विनी वो ये बोल रहे हैं, डॉक्टर जायसवाल का कहना है कि विचारधारा के अगेंस्ट जा रहे हैं आप लोग, जहां राज्यों में आप एक दूसरे के आमने सामने हैं और केंद्र में आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जनता कैसे माने? डॉक्टर जायसवाल का यह सवाल है कि आप अपनी विचारधारा से भी तो समझौता कर रहे हैं। राज्यों में आप जिनके सामने खड़े हैं, जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, आप केंद्र में उनके साथ आ रहे हैं, तो किस बात की विचारधारा? जनता कैसे जाए आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि कश्मीर के अंदर उसने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसकी विचारधारा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत भाई। अरे सर, तो आप भारतीय जनता पार्टी की राह पे क्यों चल रहे हैं? आप अपनी बात बताइए ना, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? किसी ऐसा, ये देश के अंदर संगठन है और देश के अंदर संगठनों के साथ सांठगांठ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो उस पार्टी के साथ गठबंधन करती है जो उग्रवादियों को समर्थन करती है, और उन्होंने साफ ये कहा था जब उनका मुख्यमंत्री बनाया गया, हमने खत्म कर दिया। ये आपको नहीं दिखा? सरकार हमने बनाई और
सरकार आपकी जानकारी के लिए बता दो, आपको जानकारी नहीं है पूरी। जनता के भावनाओं का ध्यान रखना होता है, जो बड़ा खर्च आता है दोबारा चुनाव कराने में, उसको ध्यान में रखना होता है। अभी खत्म नहीं हुआ है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और अश्विनी, मोदी बनाम ऑल की जो रणनीति है काम आएगी? सिर्फ 7 या 8 आपसे सीधा सवाल, मोदी बनाम ऑल की रणनीति काम आएगी 2024 के चुनाव में? वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ की जनता के लिए, उनके हित के लिए था। ठीक है अकेश। अश्विनी, आपसे सीधा सवाल, मोदी बनाम ऑल की जो रणनीति है वो 2024 में काम आएगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी बनाम आम नहीं है, दुर्गति बनाम आम है। जो भारतीय जनता पार्टी ने दुर्गति की है देश की, उसके खिलाफ सब लामबंद हो रहे हैं। आम नहीं सर, मोदी बनाम ऑल की मैंने बात की, विपक्षी दल, सारे विपक्षी दलों की मैंने बात की मैं सर। उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि दुर्गति बनाम आम होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश की दुर्गति कर दी है, देश को गड्ढे में डाल दिया है, देश को इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त कर दी है, देश का सारा सिस्टम चरमरा चुका है, और भारतीय जनता पार्टी उसी विकास की बात करती है जो देश आज 80 करोड़ लोग जो हैं वो बीपीएल राशन खा रहे हैं। क्या यही देश का विकास था कि आज आपने विवश कर दिया 80 करोड़ लोगों को बीपीएल राशन खाने पे? डॉक्टर जायसवाल, जो पार्टी अंदरूनी कलह से गुजर रही है, कई राज्यों में देखा गया है कि अंदर ही इतनी ज्यादा कलह आ रही है, क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण होगा उस पार्टी के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाना और चुनाव लड़ना? वो एक साथ लेके आना इनका अस्तित्व है, क्योंकि हर जगह इनके विधायक दिख रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो या दूसरे अन्य राज्यों की बात कर लो, इनके सांसद दिख रहे हैं कांग्रेस के, खुलेआम दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया में पार्टी तोड़ के चले गए, 7 विधायक भी चले गए और सरकार गिर गई। तो इनको सरकार बनाना है, मतलब हिंदुस्तान भारत में अगर सरकार बनाने के लिए तो अन्य दलों को साथ लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस देश में राजनीति आपको करनी होगी तो अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से करनी होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे करनी होगी। आज हमने दिल्ली में बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट, ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग भी बोलने लगे कि बिजली हम फ्री देंगे। आज उत्तराखंड में हम जाके बोलते 300 यूनिट देंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया हम भी वहां पर बिजली पानी फ्री देंगे। क्यों? ये विचारधारा इनको सोचना पड़ेगा कि किस लिए। राजनीति आप धार्मिक आधारित तो नहीं लड़ सकते। अब इनको भी समझ में आ गया होगा दोनों पार्टियों को कि धर्म और जाति आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अभी देखिए, जैसे चुनाव आएंगे, हिंदू खतरे में हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, अभी वैसा माहौल बनाना शुरू कर देंगे। तो आम आदमी पार्टी किसी के संगठन के साथ नहीं है, अपने अस्तित्व के साथ चुनाव लड़ेगी, चाहे वो विधानसभा 2022 के आने वाले हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या ठीक है, आपने क्लियर कर दिया है कि आपकी विचारधारा के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है आप उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, आप किसी भी अन्य विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपके लिए आपकी विचारधारा बहुत जरूरी है, ये आपने बता दिया आज। और अच्छा है, क्योंकि जनता को भी देखना है कि किस किस तरह से विचारधारा का ये जो तालमेल बन रहा है आपस में, जो अलग अलग विचारधारा है वो एक साथ आ रही हैं सत्ता के लिए। वाकई देखने वाली बात होगी कि कौन इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा, मोदी बनाम ऑल की रणनीति बन रही है। अब सोनिया की अगुवाई में विपक्ष की बैठक है, सोनिया का विपक्ष के साथ मंथन होगा। अब देखने वाली बात तो यही है कि ये मंथन कितना अमृत निकलेगा इस मंथन से और कितना विष पीना पड़ेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।